कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, और नहीं तो आज ही स्टार्ट करो। तो एज़ यूजुअल जैसे मुझे उम्मीद था कि पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जाएगी, क्योंकि जोश स्टार्टिंग में सब में होता है, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस की लेंथ बढ़ेंगी, जैसे जैसे आगे की वीडियोस आते जाएंगी, लोग कम देखना पसंद करेंगे, क्योंकि यार लोगों को मेहनत करना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। लोग वही भेड़ चाल के रास्ता चलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 25 क्वेश्चन 5 मिनट में निपटा दो, और उनको लगता है कि उनकी तैयारी हो जाएगी। तो भाई लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लो यार, आप लोग विनर हो, है ना। अगर आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं, यू आर विनर, समझे ना। अगर तुम लोगों का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, इतना याद रखना। और एमटीएस का जो लेवल है ना, और जीडी का जो लेवल है, एग्जैक्ट यही रहने वाला है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। तो जितने लोग भी बस देख रहे हो, शिद्दत से फॉलो करो, रिजल्ट दिखेगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, और आकर के एग्जाम दे करके कमेंट करना। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भाई स्टेट में वो क्या करेगा करके नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को किसी को चुनने का हक ही नहीं होता है, यह भी नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्यों होगा, तो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा भाई लोग, है ना। तो जो सीएम होगा, सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, सीएम को जो अपॉइंट करेगा, सीएम को जो अपॉइंट करेगा कौन करेगा, गवर्नर करेगा, गवर्नर करेगा। और आर्टिकल, इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है भाई, 164 है ना। तो सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। आर्टिकल 164 कहता है, साथ ही साथ सीएम के कहने पर, सीएम के कहने पर अदर मिनिस्टर्स जो है ना, अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा। इतना याद रखना है ना। तो अपॉइंट करेगा यानी कि नियुक्ति हो करेगा, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा। आर्टिकल 164 कहता है। इसे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा पीएम होता है ना, पीएम को अपॉइंट कौन करता है भाई लोग, बता देना ज़रा। पीएम को अपॉइंट हमारा प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता। आर्टिकल क्या है उसका, आर्टिकल है 75, है ना। ये चीज़ को याद रखोगे। और साथ ही साथ पीएम के कहने पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स बोले तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यानी कि पीएम को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, आर्टिकल 75 कहता है। और पीएम के कहने पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स की भी क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 75 कहता है। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। जो पीएम होता है वो क्या होता है, वास्तविक शासक होता है भाई लोग। ये क्या होता है, मतलब जो पावर का असली मजा यही लेता है, पावर का यूज़ करता है ये, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है। क्या होता है वो, नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम मात्र का शासक होता है वो, नाम मात्र का शासक। क्योंकि इसको कुछ भी करने के लिए मंत्री परिषद से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि श्रीमती विजया किशोर रहाटकर वॉज अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, तो क्या है देखते हैं। पहला क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, महिला उद्यमिता के लिए राजकोषीय और नीतियों। भाई ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यहाँ पे फिजिकल और टैक्स का बात कैसे आ जाएगा, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेमिंग मनी पॉलिट्री, ये भाई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रिव्यूइंग लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन एंड रिकमेंडिंग रेमिडियल मेजर्स, ये हो जाएगा भाई लोग। कंडक्शन एंड इलेक्शन, ये क्या होगा भाई, फिर इलेक्शन कमीशन क्या, ये काम इलेक्शन कमीशन करता है,
है ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसका कुछ बात करें तो नेशनल NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ये इस्टेब्लिश जो हुआ था ये हुआ था 1992 में हुआ था। भाई लोग आप लोग याद रखेंगे इसको, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 1992 में हुआ था ये। और बात करें तो ये एक हमारा हाँ 1990 में एक एक्ट आया था हमारा, एक एक्ट आया था, है ना। और उस एक्ट का क्या नाम था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। इसका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ये आया था 1992 में। और इसी का यूज़ करके 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। एक और बॉडी है यहाँ पे हमारा जिसका नाम है नाम याद नहीं आ रहा, खैर छोड़ो, इतना याद रखोगे आप लोग। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि इसको, है ना, कानून बना करके शामिल किया गया, इसको कानून बनाकर संविधान में शामिल किया गया है। शामिल किया गया। पहले से इसको लेकर के कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन डाला हुआ नहीं था, इसको कानून वगैरह बना करके डाला हुआ है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपीएससी एक क्या है? ये हमारा एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय मतलब जिसका पहले से संविधान में जगह दिया गया हो, जिसके लिए कानून लिखे गए हो पहले से, कानून बना करके नहीं, कैबिनेट के द्वारा कानून पास कर दिए नहीं, पहले जिसके लिए कानून बनाया गया उसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याद रखेंगे, है ना। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बात करें क्या? ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, तो यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, है ना। उसके बाद में वित्त आयोग जिसको फाइनेंस कमीशन याद रखेंगे भाई लोग, है ना। तो इसके लिए मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, है ना। मतलब इनका प्रॉपर स्पेस है, इनको प्रॉपर प्लेस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। तो याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधुनिकता लाता है तकनीक आधारित साक्ष्यों के लिए प्रावधान को शामिल करके। तो देखते हैं। तो भाई सिविल लॉज, कंज्यूमर लॉज यार सारे ऑप्शन तो है नहीं इसमें, है ना, सारे ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। एविडेंस लॉज, ठीक है, तो डी कुछ और लाते हैं। तो सिविल लॉज तो नहीं होगा, एविडेंस लॉज, है ना। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं, आप लोग देख रहे होंगे लगातार ये 8 से 10 बार आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब क्या किया गया? अप्रूवल दे दिया गया कि भाई आप लोग क्या करो, अगर आपके पास कुछ है तो आप लोग सहमति दे दिया गया, इसको सहमति दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे? एज अ एविडेंस लेंगे उसको, है ना। तो एविडेंस लॉ हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थ टेक्स अप्रॉक्सीमेटली डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इन इट्स ओन एक्सिस रेस्पेक्ट टू द सन। पीरियडिक ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। मतलब ये बोल रहा है कि जो अर्थ है सूर्य का क्या अपनी धुरी पे घूमता है, मतलब खुद के एक्सेस पे घूमता है ना। तो ये इस तरह से करके घूमता है, तो खुद के एक्सिस पे घूमने में उसको कितना टाइम लगता है? उसको 24 घंटा लगते हैं भाई लोग, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन अर्थ डे बोलते हैं, जिसको एक डे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 24 घंटा में क्या करता है, अपने अक्ष पे वो घूम जाता है, ठीक है। और ये जो झुकाव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल, क्या बोलते हैं? एक्सियल रोटेशन बोलते हैं इसको, है ना। एक्सियल रोटेशन बोलते हैं, एक्सियल रोटेशन। और जो झुकाव है, ये जो झुका हुआ है इसको एक्सियल टिल्ट बोलते हैं, इसको एक्सियल टिल्ट बोलते हैं। ये चीज़ को याद रखोगे। और ये कितना होता है? ये 23.5 डिग्री होता है। ये 23.5 डिग्री ये झुका होता है, अपने एक्सिस पे झुका, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा होता है ना। और इसी के कारण क्या होता है, हमारा झुका होने के कारण ही होता है हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन बोले तो सीजन चेंज होता याद रखोगे इसको, ठीक है ना। स्पिनिंग मोशन, इसको जो एक्सिस रोटेशन है, जो एक्सिस रोटेशन है इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग मोशन भी बोलते हैं हम लोग, स्पिनिंग मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मिशन के उद्देश्य सूर्य का लैग्रेंज पॉइंट L1 का अन्वेषण करना है? अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है, एक्सप्लोर करना। देख रहे हो हिंदी इतना भयानक है कि समझ ही में ना आए। तो भाई हमारा पता है कि L1 मिशन, तो आदित्य L1 इसी से नाम लिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, हमारा इंडिया का मिशन है, इंडिया का मिशन। और इसरो कर रहा है, ये क्या है? ये इसरो। इसरो का फुल फॉर्म जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च, RESARC, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये चीज़ को याद रखोगे भाई लोग। तो चंद्रयान 4 कब लॉन्च होने वाला भाई? 2028 में लॉन्च होने वाला है ये, तो ठीक है। मंगलयान 2, ठीक है, ये भी 2027 आसपास में लॉन्च होने वाला है ये। तो एस्ट्रोसैट क्या है? ये हमारा एक स्पेस टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, है ना। तो इस चीज़ को याद रखोगे भाई लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए क्या है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो सिंपल सा बात है, वैक्सीन आईडी तो नहीं होगा, आधार आईडी भी नहीं, क्योंकि आधार पहले ही मिल चुका है, डिजीज रजिस्ट्री भी नहीं होगा, तो हेल्थ आईडी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हेल्थ आईडी हो जाएगा, बाकी वैसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान ले यहाँ पे। नेशनल हेल्थ, इसका फुल फॉर्म जान ले, यहाँ तो दिया हुआ है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये इसको लाया गया था हमारा 2020 में लाया गया था इसको, है ना, 2020 में इनिशिएट किया गया था, लेकिन 2021 में इसको पूरे इंडिया में फैला दिया गया, फैलाया, है ना। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये था कि भाई 2021 तक पूरे इंडिया में इसको फैला दो, मतलब सबके लिए इस चीज़ को अवेलेबल करवा दो, ये चीज़ था, है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है वो कौन सा सिद्धांत बताता है कि जब ईंधन विपरीत दिशा में निकलता है तो रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है? तो ठीक है, यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ये नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है ना। ये क्या बताता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। मतलब ये होता है अगर ठहरा हुआ सामान के लिए कोई भी चीज़ रुका हुआ है ना, रुका हुआ वस्तु के लिए होता है ये, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्टेशनरी
ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है, मतलब जब तक उस पर क्या नहीं लगाया जाए, कोई फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो अपने प्लेस पे मूव नहीं करने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो न्यूटन का लॉ में है ही नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल यही है, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी नहीं होने वाला है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या करता है, ये बोलता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स मतलब क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया बल। मतलब भाई कि अगर जैसे यहाँ पे ये रॉकेट हो गया है ना, रॉकेट हो गया, यहाँ पे क्या करा, ये अपना प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है इस अर्थ पे, अर्थ पे प्रेशर लगा रहा है। तो ये नीचे प्रेशर लगा, ये ऊपर लगाया, तो इससे क्या होगा कि हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ का होता है। नेक्स्ट देखें इसका। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है भाई, ये देता है फोर्स का फॉर्मूला देता है। क्या देता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये साथ ही साथ देता है संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान मान इंटू वेलोसिटी को क्या बोल देंगे? वेग। ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि भाई एक तो बल का हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, साथ ही साथ बोलता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ये बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका बात करें मतलब तीसरा नियम, तीसरा नियम ये क्या कहता है? वही एक्शन रिएक्शन बताया, एक्शन रिएक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? चलना, है ना, चलना, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना। फिर क्या याद रखेंगे? नाव से उतरना, नाव से उतरना। इतना सारा चीज़ याद रखेंगे, है ना। एक आता है बॉल को पकड़ना, है ना, बॉल को कैच पकड़ना, बॉल को कैच पकड़ना। ये होता है सेकेंड प्लस थर्ड लॉ का कॉम्बिनेशन होता है। तो एग्जाम में आता है भाई, लोग याद रखेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। चलो, ये क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण को सामान्यतः डैश के नाम से जानते हैं। तो भाई लोग बजट के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बोलते, बैलेंस शीट नहीं बोलते, फिस्कल पॉलिसी नहीं बोलते, बजट। और जो बजट का बात करते हैं, बजट का बात करते हैं तो आर्टिकल, है ना, 112 का बात करते हैं। बजट क्या होता है? कुछ नहीं होता, कितना आया कितना गया, है ना। तो उसी को बोलते हैं कितना आया कितना गया, मतलब कि रेसिप्ट, रेसिप्ट मतलब कमाई, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो हमारा जो बजट होता है यही बताता है। बजट क्या बताता है? आर्टिकल 112 में बात करता है रेसिप्ट कमाई कितना हुआ और कितना खर्चा हुआ, उसका एक कंप्लीट हमारा क्या होता है, एक वो होता है, तैयार होता है ना, एक शीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, कल बताया था ना फॉर्मूला, ये इसका
एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो भाई इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। प्रदूषकों की संख्या का उपयोग करके मापा जाता है। तो भाई इसको याद रखना पड़ेगा, ये 8 होगा। ये क्या होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने के लिए क्या किया जाता है? 8 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। तो 8 इंडिकेटर्स यहाँ पे लिख लो भाई लोग, 8 सूचक है ना, या फिर इंडिकेटर्स याद रखना। तो पीएम है ना, पीएम होगा, एमपी लिख दिए यार, हद हाल है। पीएम पार्टिकुलेट मैटर, पीएम होता है आपका 2.5 हो जाएगा, पीएम 10 हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन भी इसमें आता है। क्या आता है इसमें? ओजोन आता है। फिर अमोनिया आता है, NH3 अमोनिया, अमोनिया आता है। और फिर लेड आता है, PB लेड। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एक बार पूछा था ओजोन को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा हमारा कि भारत जलवायु के संदर्भ में आम्र वर्षा क्या है? तो सभी लोग जानते होंगे, एक रेनफॉल होता है जो आम को पकने में हेल्प करता है। जनरली ये साउथ इंडिया में आता है ना। तो मैंगो शावर कहाँ आता है? मैंगो शावर साउथ इंडिया में आता है। कहाँ आता है? साउथ इंडिया में आता है। बोले तो दक्षिण भारत में आता है। ठीक है। तो लाइट प्री मानसून शावर्स दैट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, बिल्कुल यही होने वाला है। कॉफ़ी शावर भी होता है, कॉफ़ी शावर, जिसको कॉफ़ी ब्लोजम भी बोलते हैं। कॉफ़ी ब्लोजम भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे भाई लोग इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो भाई लद्दाख तो नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख बहुत बड़ा है। यहाँ से आप लोग ऑप्शन कट कर सकते हैं। पुदुचेरी हो सकता है, अंडमान भी नहीं हो, क्योंकि अंडमान भी क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो जब जगह बड़ा होगा, स्पेस बड़ा होगा, तो क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। एक पुदुचेरी हो सकता है और लक्षद्वीप हो सकता है। अगर याद ना हो तो भाई आप दोनों में से कोई एक को जा सकते, लेकिन इसका आंसर हमारा होने वाला है ये लक्षद्वीप होने वाला है ना। तो लक्षद्वीप का जो जनसंख्या यहाँ का जनसंख्या है, यानी जो पॉपुलेशन है, बहुत कम है, सिंपली 64.5 के है। याद रखोगे भाई लोग इसको, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 64,500 लोग यहाँ पे रहता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, सिर्फ और सिर्फ 17 है भाई लोग, 17 है, बताए थे ना। और अंडमान और निकोबार का अंडमान है निकोबार 46 है। मतलब कि अगर आपको जाना होगा सबसे कम कहाँ का है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, तो स्टेट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और उसका बात करेंगे अगर हम लोग यूटी का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अंडमान निकोबार आ जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 46 है, ठीक है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, किस भारतीय राज्य का दशकीय वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या है, नकारात्मक रहा है। मतलब कि वहाँ का नकारात्मक रहने का मतलब क्या है पता है? पहले तो ये आप लोग जानो, है ना, नेगेटिव डेकेडिकल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट जाए, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेकेडिकल पॉपुलेशन ग्रोथ। डेकेडिकल मतलब होता है 10 वर्ष में, है ना, 10 वर्षों में। तो भाई एक ही स्टेट है हमारा और जो है नागालैंड, तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं, लॉर्ड वायसराय कर्जन के द्वारा, है ना। क्या है? वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है।
तो भाई लोग अगर यहाँ तक आ गए हो यार, है ना, अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब कर लो भाई को, ताकि इस तरह से और भी बहुत सारी वीडियोज आते रहेंगी। अब बात करते हैं रिप्पन। इसको सज्जन रिप्पन के नाम से जाना था। क्या नाम से जाना था? सज्जन रिप्पन के नाम से इसको जाना जाता था। क्यों जाना जाता था पता है? क्योंकि बहुत सारे क्या क्या था, काम क्या था, रिफॉर्म्स लाया था। इसको फादर ऑफ, क्या बोला था इसको? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कि स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का जनक, है ना, इसको माना जाता था। ठीक है। इसी को भारत का उद्धारक भी इसी को क्या, भारत का उद्धारक, इसको उद्धारक के नाम से भी इसको, है ना, इसको उद्धारक भी इसको बोलते थे, भारत का उद्धारक के नाम से। लॉर्ड लिटन, भाई लिटन बहुत ही खतरनाक आदमी था, एक नंबर का ये। इसके टाइम में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। क्या आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हिंदी में भी यही लिखेंगे, इंग्लिश में भी यही लिखेंगे। मतलब जितने भी लोकल न्यूज़पेपर थे, लोकल न्यूज़पेपर जो थे, उनको बैन, मतलब कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ में अगेंस्ट नहीं लिख सकते थे। जो भी लिखते उनको ये बैन करवा दिया जाता था इसके थ्रू। डलहौजी, है ना, ये जो डलहौजी था ये भी बड़ा खतरनाक आदमी था भाई, है ना। ये क्या क्या था? हड़प नीति लाया था। क्या क्या था? ये हड़प नीति लाया था, हड़प, है ना, ये हड़प नीति लाया था। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। ये चमार लोग के बारे में इतनी चीज़ें याद रखो। लॉर्ड बोलना तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, हमारा सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। चलो अब बात करते हैं 1883 का जो इल्बर्ट बिल विवाद था, वो किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था हमारा राइट्स ऑफ इंडियन जजेस से जुड़ा हुआ था, है ना। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स नहीं आएगा, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज नहीं आएगा। 1853 में हुआ था ये, तो है ना, 1853 में हुआ था ये। ठीक है, डलहौजी का टाइम हुआ था ये। और क्या है, इंडियनाइजेशन ऑफ द आर्मी, ये भी नहीं आया था। इल्बर्ट बिल था क्या, ये जानो। तो इंडियन जो जजेस थे ना भाई लोग, इंडियन जो जजेस थे, इनको राइट दिया जा रहा था, है ना, इनको राइट्स दिया जा रहा था। क्या कि जो लोग ब्रिटिश क्रिमिनल लोग हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्रिमिनल, है ना, यानी कि जो भी क्राइम करते, ब्रिटिश जो भी क्राइम कर रहे थे हमारे, उनके अगेंस्ट में अपना क्या दे सकते थे? वर्डिक्ट दे सकते थे। लेकिन बहुत ही क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, तो ये चीज़ को वापस ले लिया गया। तो इंडियन जजेस को क्या दिया गया था? उसका अधिकार दिया जा रहा था कि आप जो भी विदेशी लोग हैं उनके अगेंस्ट में भी आप क्या कर सकते हो? अपना फैसला सुना सकते हो। तो उससे रिलेटेड था। अब बात करते हैं, है ना, छोड़ो यार, आगे चलते हैं, देखते हैं ये कौन सा विषय भारतीय संविधान में संघ सूची में शामिल है। तो पहले बात करते हैं ये सूची है क्या भाई लोग। तो हमारा जो शेड्यूल है 7th में 3 तरह का वो दिया गया है ना। एक होता है यूनियन लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची। एक होता है स्टेट लिस्ट, जिसको बोलते हैं राज्य सूची। और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची। मतलब यूनियन लिस्ट, संघ सूची, ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सेंटर, है ना, मतलब केंद्र सरकार इसमें सिर्फ कानून बना सकता है भाई। ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या होगा, ऐसे सब्जेक्ट को डाला गया, ऐसे विषय को डाला गया जिसके बारे में कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। ठीक है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट डाले होंगे, ऐसे विषय डाले होंगे जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होगा। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों, मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा। और इसको हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची के विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो याद रखेंगे, है ना। तो संघ सूची में शामिल क्या है? तो संघ सूची में
इसमें यूनियन लिस्ट में ऐसी चीज़ों को डाला जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको। तो नेशनल डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये आ जाएगा। पुलिस एंड पब्लिक ये हमारा होता है स्टेट के लिए आता है। ये किसके लिए आता है भाई लोग? ये स्टेट के लिए आता है ना। एजुकेशन एंड लोकल गवर्नमेंट ये हमारा होता है स्टेट का आता है ये, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट चले। तो बॉल संगीत परंपरा किस राज्य से? तो बॉल भाई हमारा है पश्चिम बंगाल से है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे है ना। और पश्चिम बंगाल से एक और है भटियाली, भटियाली है ना, भटियाली होता है ये, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से होगा। और एक बिहार से एक होता है, बिहार से है ना, बिहार से क्या होता है? सोहर है ना, सोहर गीत। जो बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है तब गाया जाता है, तब गाया जाता है, याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो भाई याद रखना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है कि आपको हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। तो रामचंद्र गुहा हो जाएगा इनका, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी इन राइटर्स की तो बुक आती नहीं है, तो एक्स्ट्रा करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। चलो, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्टता के लेखकों को दिया था। कौन सा लेखक पुरस्कार को प्राप्त नहीं किया? तो गुलजार साहब को मिला हुआ है भाई, ठीक है, ये उर्दू के लिए मिला हुआ है। किसके लिए मिला है? ये लो, इसको उर्दू के लिए मिला है। जगत गुरु को संस्कृत के मिला है भाई लोग, किसके लिए मिला है? ये संस्कृत के लिए मिला है। और विनोद कुमार शुक्ला है ना, इनको भी मिला हुआ है, तो भाई इनको नहीं मिला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा। किसको नहीं मिला? तो भाई इनको नहीं मिला, ये तीनों को तो मिला ही मिला है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर के नारायण हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग, ठीक है। और बात करते हैं किस कला विद्यालय पर हेलेनिस्टिक प्रभाव। तो देख रहे हो ना भाई लोग, अब तक इससे रिलेटेड ना जाने कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सोचो तुम्हारे शिफ्ट में क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हमारे गंधार कला से हैं, कल ही बताया थी, ये कुषाण है ना, ये कुषाण शासक के टाइम में है ना, कुषाण शासक के टाइम में अपने चरम पर था। किस पर था भाई? चरम पर, ठीक है। और स्पेशली किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में, स्पेशली कनिष्क के टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? कई बार बता चुके भाई, 1927 में हुआ था ओलंपिक संघ, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोलते हैं। 1928 में क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, है ना, BCCI, ठीक है, BCCI का हुआ था। उसके बाद में 1909 में किसका हुआ था भाई? ICC का हुआ था, ठीक है। 1985 में किसका हुआ था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हुआ था, ठीक है। 1937 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, मतलब हो जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल, AIFF फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल, याद रख लेना भाई लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कबड्डी में रेडर के लिए कितना समय? तो भाई याद रखना पड़ेगा, ये 30 सेकेंड का समय मिलता है। और कबड्डी में जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं भाई लोग? वो होते हैं 12, है ना। तो इसको 7 + 5 के रखा था। ये जो 5 होते हैं ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। मतलब 5 को बैठे रहते हैं और 7 को खेलते हैं, जिसमें कुछ होते हैं रेडर होते हैं, कुछ लोग ना, कुछ लोग डिफेंडर होते हैं, याद रखोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा ब्रिक्स देश अमेजॉन वर्षा वन के लिए जाना जाता है? तो भाई आप लोग को पहले का वीडियो में भी बता चुके हैं, ब्राज़ील जाना जाता है। तो देख रहे हो ना अब कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, क्यों? क्योंकि जितनी बेसिक चीज़ हमने जान ली हैं। तो भाई लोग फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, तो सब्सक्राइब कर लो भाई को यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए और वीडियोज़ लाएंगे। क्या है यहाँ पे? इंडो फ्रेंच संरचना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कर पाओ, अदरवाइज नहीं। तो ये है आपका बेसिलिका ऑफ का है बोम जेजस, ये है ओल्ड गोवा में। ये कहाँ है आपका? ओल्ड गोवा में। और ये एक चर्च है, क्या है भाई लोग? ये एक चर्च है, याद रखोगे। ऑरोविल क्या है? मातृ मंदिर, ये जो है ना ये चेन्नई में है। ये कहाँ है आपका? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई या तमिलनाडु बोल लो आप,
तमिलनाडु बोल दो। चंद्रनगर ये है आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा चेन्नई में ही है, तो याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा भारत में स्थित रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? तो भाई देखो, चंदोबी लेक झील नहीं है, सुखना लेक नहीं है, तो भाई ये चिल्का लेक है, याद रखेंगे। तो रामसर साइट्स है ना, रामसर बताए थे, रामसर साइट्स आपको, है ना, रामसर साइट्स के बारे में, है ना। रामसर वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वेटलैंड, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, है ना। तो इंडिया में अब कितने हो गए हैं भाई? इंडिया में टोटल हो गए हैं आपके 91 गो। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 20 है ना। अब बात करें यहाँ का पहला आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि बोले तो कौन था भाई? ये हरिके बैराज, हरिके बैराज। सबसे बड़ा अगर रामसर स्थल बोले तो सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा तो है ये सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, आप लोग मॉक मारो उसमें आपको दिखेगा। और सबसे छोटा रामसर स्थल बोले तो सबसे छोटा वेटलैंड, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, है ना। तो इस तरह से करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और 2 फेब को हम लोग वेटलैंड डे मानते हैं, वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, आपको बता चुके हैं। तो भाई लोग फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, पढ़ो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।